Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपना पार्ट 2 प्राणियों में पोषण शुरू कर दिया है और प्राणियों में पोषण के बारे में हम मानव में पाचन पढ़ रहे हैं। मानव के पाचन का मैंने चित्र से आपको समझाया, उसके डायग्राम से, कि कौन कौन से अंग हैं जो मानव पाचन में भाग लेते हैं। देखो बच्चों, मानव में जो पाचन है उसमें जो पहला अंग आता है वो है मुख गुहिका। ठीक है, सबसे पहले मुख गुहिका में पढ़ा हमने। मुख गुहिका के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? दांत, जीभ और लार ग्रंथि, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो भोजन है वो कहाँ पे आएगा? ग्रास नाल में। और ग्रास नाल जो है वो एक नलिकाकार संरचना होती है और इस नलिकाकार संरचना में ये लगातार संकुचन करती रहती है, जिससे भोजन आगे की ओर धकेल दिया जाता है। उसके बाद में आमाशय में भोजन आता है और आमाशय में जो भोजन आएगा वो आमाशय कैसा है? एक थैलीनुमा जे आकृति की संरचना है, मांसपेशीय संरचना है और इसके अंदर जठर रस का स्त्रवण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है और श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। तो ये 3 रसों के स्त्रवण होते हैं आमाशय में। फिर आता है आमाशय के बाद में जो भोजन है वो हमारे चौथे भाग किसमें? शुद्रांत्र में। शुद्रांत में आता है और शुद्रांत जो है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। और इस शुद्रांत, ये जो शुद्रांत है इसमें स्वयं भी ये पाचक रसों का स्त्रवण करती है। इसके साथ साथ इसमें यकृत और इससे कौन सी? यकृत और अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो जुड़ी होती है। अब शुद्रांत के बाद में अब हमारा 5वां भाग आता है बृहदांत्र। बृहदांत्र, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, इससे पहले शुद्रांत में जैसे पाचन का कार्य हो रहा है, परंतु शुद्रांत में अवशोषण का कार्य भी होता है। देखो बच्चों, भोजन का पाचन हो गया, पाचन के पश्चात उसका अवशोषण होना भी जरूरी है। मतलब उसमें से पाचक रसों का, पोषकों का अवशोषण करना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसलिए जो शुद्रांत है, शुद्रांत में पाचन भी होता है और साथ ही साथ अवशोषण का कार्य भी होता है। तो अवशोषण के कार्य में देखें बच्चों, हम पढ़ते हैं ये टॉपिक। शुद्रांत में अवशोषण, शुद्रांत में अवशोषण कैसे होगा? देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो पचा हुआ भोजन है, क्योंकि पाचक रसों ने सभी ने क्रिया कर ली, तो भोजन जो है वो बहुत ज़्यादा द्रव अवस्था में आ जाता है और इस पचे हुए भोजन को शुद्रांत की भित्तियाँ क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? इस तरीके से उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है,
अब ये उंगलीकार उभरी हुई संरचनाएं जो होती हैं इनको हम बोलते हैं दीर्घ रोम। ठीक है, दीर्घ रोम। अब ये दीर्घ रोम जो है वो क्या कार्य करते हैं, ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। देखो बच्चों क्या हुआ, अगर मान लेते कि ये एक सीधी नली होती, जैसे एक से सीधी एकदम ऐसी सीधी नली अगर होती ये छोटी आंत, तो अवशोषण कहाँ होता, सिर्फ यहाँ पे और इस सतह पर। भाई नली है तो अंदर की तरफ यहाँ से अवशोषण हो जाता और इस सतह से अवशोषण हो जाता, यहाँ से दो जगह से अवशोषण होता। परंतु जब ये अंगुलीकार इस तरीके से अंदर से भित्ति जो होती है वो अंगुलीकार उभार बना लेती है, तो अब अवशोषण जो होगा भोजन का यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, इस सतह से भी, इस सतह से भी। तो ये जो अवशोषण सतह है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ये इसमें अवशोषण का काम जो होता है वो अधिक से अधिक हो पाता है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और ये दीर्घ रोम जो है उसके अंदर ही वाहिकाओं का जाल फैला हुआ है। वाहिकाएं मतलब रुधिर वाहिकाएं जो है उनका जाल बिछा हुआ होता है। तो ये यहाँ से इसने तो किया अवशोषण किया और अवशोषण के पश्चात ये क्या कर लेते हैं, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर में वो अवशोषक जो अवशोषण किया है पाचक रसों का वो चले जाते हैं रुधिर में और रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ये पोषक तत्व पहुंचा दिए जाते हैं। यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता उसका अवशोषण नहीं होता है और बृहदांत्र में उसको भेज दिया जाता है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण में एक दीर्घ रोम जो है वो उसके बारे में। दीर्घ रोम या इसको और हम क्या कहते हैं, रसांकुर। रसांकुर ये देखो क्या है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं, ठीक है, क्या कहलाती है, दीर्घ रोम या रसांकुर कहलाती है। ये दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ये दीर्घ रोम पचे भोजन हेतु अवशोषण तल बढ़ा देते हैं। अवशोषण तल क्या हो जाता है, बढ़ा देते हैं। और दीर्घ रोम जो है वो किससे जुड़े होते हैं, रुधिर वाहिनियों से जुड़े होते हैं। अवशोषित पदार्थ दीर्घ रोम
से जुड़ी रुधिर वाहिनियों से संपूर्ण शरीर में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको दीर्घरोम या रसांकुर क्या होते हैं? जो दीर्घरोम या रसांकुर हैं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये दीर्घरोम जो हैं वो पचे भोजन हेतु अवशोषण तल बढ़ा देते हैं और अवशोषित पदार्थ दीर्घरोम से जुड़ी हुई रुधिर वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये जो अवशोषित पदार्थ है ये जाते हैं कोशिकाओं में, शरीर की विभिन्न भागों की जो कोशिकाएं हैं उनमें जाएंगे। और जैसे मानते हैं ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, केंद्रक हैं इनके, ठीक है। अब ये अवशोषित जो भोजन है, अवशोषित पदार्थ जो है वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब इस अवशोषित पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और इससे प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि देखो अवशोषित पदार्थ है वो सरल इकाइयों में होगा और वो ये अवशोषित पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी रुधिर ही ऑक्सीजन को कौन लेके आता है, रुधिर ही लेके आता है, और अवशोषित पदार्थों को भी कौन लेके आएगा, रुधिर ही। तो ये अवशोषित पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाते हैं। और इस ऊर्जा जो है वो तो हमारे विभिन्न क्रियाकलापों में काम में आ जाती है ऊर्जा तो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रुधिर वाहिनियों के द्वारा वापस ले जाकर फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। जो हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रक्रिया होती है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, क्षुद्रांत तक, कि क्षुद्रांत में देखो पाचन भी हो रहा है। क्षुद्रांत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्षुद्रांत में पाचन का कार्य भी हो रहा है, पाचन के साथ साथ अवशोषण का कार्य भी क्षुद्रांत में हो रहा है। और क्षुद्रांत में सहायक है, अवशोषण के लिए सहायक होते हैं अंगुलीकार उभरी हुई संरचना, जिसको हम कहते हैं दीर्घरोम या रसांकुर, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं बनाती हैं और ये जो कहलाती हैं दीर्घरोम या रसांकुर। ये दीर्घरोम जो होते हैं वो पचे भोजन हेतु अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अवशोषित पदार्थ जो है वो दीर्घरोम से जुड़ी हुई, दीर्घरोम से ही रुधिर वाहिनियाँ जुड़ी हैं और ये रुधिर वाहिनियों से कहाँ जो भोजन है, जो पोषक तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो चले जाते हैं शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में। कोशिकाओं के अंदर ये जो अवशोषित पदार्थ है ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो श्वसन के दौरान बाहर निकाल दी जाती है, जबकि जो ऊर्जा है वो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेती है, विभिन्न क्रियाकलापों को करने में सहायक होती है। अब देखो बच्चों, अवशोषण के पश्चात जो भोजन बच जाता है, अपचित भोजन जो बच जाता है, वो क्षुद्रांत के बाद में किसमें, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है।
अपचित भोजन जो है वो कहाँ भेज दिया गया है, बृहदांत्र के अंदर भेज दिया गया है। अब बृहदांत्र के अंदर चला गया और बृहदांत्र में हम पढ़ें, बृहदांत्र जो होती है वो चौड़ी छोटी होती है, 1.5 मीटर लंबी चौड़ी नली, ठीक है, इतनी लंबी और चौड़ी नली होती है ये। और इसमें इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण है। कार्य क्या है, जल व लवणों का अवशोषण, जल और लवणों का अवशोषण करती है। अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं निष्कासन की प्रक्रिया। तो ये बृहदांत्र है। बृहदांत्र के बाद में जो अपशिष्ट है वो कहाँ जाता है, अपशिष्ट मलाशय में जाता है, ठीक है। अपशिष्ट जो बचता है, भाई थोड़ा बहुत जल और लवण कुछ बच गए तो वो बृहदांत्र उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और जो अपशिष्ट बच गया वो मलाशय में जाकर एकत्रित हो जाता है, जिसे समय समय पर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों क्लियर, ये मानव में पाचन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। बृहदांत्र, बृहदांत्र के बाद में बृहदांत्र से भोजन जो है वो कहाँ पे जाएगा, अपशिष्ट जो है वो कहाँ जाएगा, मलाशय में, और मलाशय से गुदा। ये पूरा हो गया आपका पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। तो बच्चों होमवर्क लिख लेते हैं अपन। होमवर्क का पहला प्रश्न है, दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं? इनका कार्य लिखो, ठीक है। कार्य लिखना है, दीर्घ रोम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं और इनका कार्य लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा है क्षुद्रांत बृहदांत्र की पाचन में भूमिका बताइए, ठीक है। तो बृहदांत्र क्या करती है, बृहदांत्र कुछ जल और लवणों का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है और उसे कहाँ पहुँचाती है, मलाशय में पहुँचा देती है। तो इतना सा कार्य है बृहदांत्र का। ये वाला प्रश्न जो है दीर्घ रोम वाला बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, तो अच्छे से दोनों प्रश्नों को आपको करने हैं और याद करना है। आपका जो मूल्यांकन है वो अगले लेक्चर में आपका मूल्यांकन का कार्य होगा। बच्चों जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद अपना प्रयास नहीं करोगे पढ़ने का, तब तक हमारे द्वारा किए गई सारी कोशिशें व्यर्थ है। हम आप सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अपनी पूरी कोशिश हमारा जो स्कूल है वो लगा रहा है कि आप तक अच्छे से अच्छे हम आप लोग को अच्छे से समझा सकें, आप लोग के बिल्कुल दिमाग में बैठा सकें जो हम पढ़ा रहे हैं वो। परंतु ऑनलाइन क्लास है, मोबाइल पर पढ़ रहे हो तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता, ये हम भी समझते हैं। परंतु मेरा अनुरोध है अभिभावकों से भी कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अभी तक आप लोग सिर्फ
हम पे छोड़ रखे थे बच्चे, वो हमारी जिम्मेदारी थी जब तक वो स्कूल आ रहे थे, तो आपका इतना रोल नहीं था, पर अब आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए अभिभावकों से निवेदन है वो अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और जिन पेरेंट्स के पास में अगर समय नहीं है, समय की कमी है, तो कम से कम रात को जब वो आएँ लौटें घर पे, तो अपने बच्चे को एक बार ये ज़रूर पूछें कि बच्चे बेटा तू मेरे को बस ये दिखा दे कि आज क्या काम आया था। देखने में कोई समय नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट आपका लगेगा। आप बस बच्चे को ये बोलें कि आज क्या ऑनलाइन पढ़ाई आई है और मुझे दिखा कि कौन कौन से विषयों में काम मिला है और तूने क्या काम किया है। इससे आपका बच्चा जो है वो नियमित रूप से काम करता रहेगा। इतना सा काम आप कर लेंगे तो बच्चा पीछे नहीं होगा, अपने जो उसका लेवल है वो बढ़ता रहेगा। और ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें बच्चे सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे, आज तो हम फिर भी ट्यूशन्स वगैरह पे डिपेंड हैं। तो ये जो समय है इसको आप सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं कि जिसमें बच्चा खुद जिम्मेदार बनेगा, खुद उसको समझ में आएगा कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।